वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 378 हेडीज फॉर फॉरवर्ड। कार्तिक अपनी टी शर्ट रिमूव करके बेला के ऊपर आया। रूम की डिम लाइटनिंग में कार्तिक को मस्कुलर बॉडी किसी तरह से गए कठोर पत्थर की नक्काशी की तरह दिखा रही थी। कार्तिक ने बेला के दोनों हाथों को बेड पर प्रेस किया। उसके दोनों हाथ बेला के कोमल हाथों में इंटरविंड थे। बेला की आंखें बंद थी। कार्तिक ने बेला का सुंदर चेहरा कुछ पल गहराई से देखा। लाख करीब से देखने के बाद भी कार्तिक को बेला के चेहरे में कोई बदलाव या दाग नहीं दिख रहा था। आज भी बेला की स्किन कागज सी पतली और मक्खन सी स्मूथ थी। कार्तिक ने झुककर बेला के लिप्स को अपने मुंह में भर लिया। तकरीबन 2.5 घंटे की डीप इंटीमेसी के बाद कार्तिक बेला के ऊपर से हटकर बेड की दूसरी साइड पीठ के बल लेट गया। बेला सोना नहीं चाहती थी, मगर थकान की वजह से जल्दी ही उसकी आंखें लग गई। बेला के फॉरहेड पर किस करने के बाद कार्तिक बेड से उठा। अपनी वेस्ट पर टॉवल रैप करने के बाद कार्तिक ने बेला को अपना टी शर्ट पहना दिया। फिर वो बाथरूम में चला गया। कार्तिक जब बाथरूम से बाहर आया तब अचानक कोई आकार उससे लिपट गया। आदि मिस्ड योर डैडी। आदित्य की बात सुनकर कार्तिक ने सर झुकाकर आदित्य की ओर देखा। उसके हैंडसम चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी ऊपर बॉडी शर्टलेस थी और नीचे कार्तिक ने लोअर पहन रखा था। आदित्य ने कार्तिक के टफ एब्स में अपना छोटा सा चेहरा रब करते हुए क्यूट सी आवाज में कहा, डैडी, क्या आपने आदि की तरह ही आदि को बहुत ज्यादा मिस किया? आदित्य का सवाल सुनकर कार्तिक ने बिना इमोशन के उसका सर सहेला कर कहा, नहीं। कार्तिक का निर्दयी जवाब सुनकर आदित्य ने शिकायती लहजे में कहा, बैड डैडी। आदित्य की बात सुनकर कार्तिक ने कुछ नहीं कहा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। आदित्य पहले भी कई बार कार्तिक को बैड डैडी बोल चुका था। आदित्य का सर सहलाते हुए कार्तिक ने रेयांश की ओर देखा। रेयांश उन दोनों से कुछ दूरी पर खड़ा एकटक आदित्य को घूर रहा था। भले ही रेयांश का हैंडसम चेहरा कार्तिक की तरह ही इमोशनलेस था, मगर उसकी नीली आंखों की गहराई में जेलसी के भाव नजर आ रहे थे। आदित्य को कार्तिक के इतने करीब देखकर रेयांश को जलन हो रही थी। रेयांश भी चाहता था कार्तिक आदित्य की तरह उसका भी सर सहलाए, मगर इसके लिए रेयांश खुद से आदित्य को तरह उलझकर कार्तिक के पास नहीं जाना चाहता था। रेयांश हमेशा की तरह आज भी चाहता था कार्तिक खुद से चलकर उसके पास आए और उसे लाड प्यार करे। कार्तिक ने कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ रेयांश को उंगली के इशारे से अपन पास आने को कहा। इधर आओ। कार्तिक की बात मानकर रेयांश जैसे ही कार्तिक के करीब आया, आदित्य ने वैसे ही रेयांश को खींचकर कार्तिक से चिपका दिया। हाइट डिफरेंस की वजह से रेयांश का सर सीधे जाकर कार्तिक के एब से लग गया। रेयांश ने आदित्य को घूरकर ठंडे लहजे में कहा, आदि, क्या कर रहे हो तुम? रेयांश की गुस्से भरी आवाज सुनकर आदित्य ने क्यूटली नाक सिकोड़ते हुए कहा, रे ब्रो, आदि वही तो कर रहा है जो आपने आदि को नीचे सिखाया था। आपने ही तो कहा था आदि डैडी के साथ कडल करने में आपकी हेल्प करे, आपको फोर्सफुली डैडी के साथ कडल करवा दे ताकि आपकी रेप्यूटेशन खराब ना हो। आदित्य की बात सुनकर रेयांश ने बुरी एम्बैरेस्ड होकर अपनी दांत भींच ली। उसका मन कर रहा था आदित्य का सर फोड़ देने का। उसके इतनी सावधानी से समझाने के बाद भी आखिर में आदित्य ने उसकी पूरी पोल खोलकर उसे कार्तिक के सामने एम्बारास्ड कर दिया था। उसकी रेप्यूटेशन को पूरी तरह खराब करने के बाद आदित्य इनडायरेक्टली ये भी बोल रहा था कि उसने उसकी रेप्यूटेशन बचाई है, उसकी हेल्प की है। कार्तिक अब उसके बारे में क्या सोच रहा होगा? कार्तिक कैसे उसका मजाक उड़ाएगा? यही सोच कर रेयांश का गोरा चेहरा सुर्ख लाल हो गया। अपना सर पूरी तरह से कार्तिक के पेट में छुपाने के बाद रेयांश ने दांत पीसते हुए कहा, इडियट आदि, मैं आज तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। रेयांश की बात सुनकर आदित्य ने मुंह बनाते हुए मासूमियत से कहा, हाउ रूड रे ब्रो। एक तो आदि ने आपकी हेल्प की, आपकी रेप्यूटेशन बचाए, और आप आदि को ही इडियट बोल रहे हो, आदि को ही धमकी दे रहे हो। आदित्य की बात सुनकर रेयांश ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, बेवकूफ। अपने लिए बेवकूफ शब्द सुनकर आदित्य की आंखें नाराजगी के साथ सिकुड़ गई। आदित्य ने डिबेट करते हुए कहा, आदि बेवकूफ नहीं है, आदि क्यूट है, बहुत ज्यादा क्यूट। तुम बेवकूफ ही हो आदि। रेयांश ने उपहास भरे लहजे में दोबारा कहा।
तो आदित्य ने मून बीचका कर कार्तिक से पूछा, डैडी क्या आदि सच में बेवकूफ है? कार्तिक, जो अपने दोनों बेटों को 2 साल बाद अपने करीब महसूस कर जजत्तों के सागर में भटक सा गया था, उसने आदित्य का सवाल सुनकर बारीक बारी से रेयांश और आदित्य को देखा। वो दोनों कार्तिक से लीच की तरह चिपके हुए थे। हाँ, तुम थोड़े बेवकूफ जरूर हो। कार्तिक आदित्य को यही जवाब देना चाहता था, मगर उसी वक्त उसे याद आया, उसका छोटा बेटा उसकी नई जन्मी बेटी से ज्यादा सेंसिटिव है। अगर उसने उसे बेवकूफ कहा तो इसी वक्त उसके बेडरूम में आंसुओं की बाढ़ आ जाएगी। इसीलिए कार्तिक ने कहा, नहीं, तुम बेवकूफ नहीं हो। कार्तिक की बात सुनकर आदित्य ने खुश होते हुए कहा, सुना आपने रे ब्रो, आदि बेवकूफ नहीं है हूँ। रेयांश आदित्य को दोबारा बेवकूफ बोलने को हुआ। उसी वक्त अचानक रूम में वर्तिका के चिल्लाने की तेज तेज आवाजें गूंजने लगी। कार्तिक, रेयांश, आदित्य ने एक साथ क्रेडल की ओर सर घुमाकर देखा। नन्ही सी वर्तिका बड़े से क्रेडल में खरी कोडली आदित्य और रेयांश को घूर रही थी। उसके मुंह से भले ही रोने की आवाजें निकल रही थी, मगर उसकी सुंदर ब्लूइश ब्लैक आंखों में आंसू के बजाय ठंडक और गुस्सा भरा हुआ था। हालांकि बता पाना मुश्किल था, वर्तिका का गुस्सा अपने बलवर्ड डैडी के प्रति था या उन 2 अनजान बच्चों के प्रति जो लीच की तरह उसके बलवर्ड डैडी से चिपके हुए थे। रेयांश और आदित्य तो हैरानी से अपनी पलकें झपकाते हुए वर्तिका को देखते रह गए। वर्तिका ने गोरिल्ला की तरह अपने सीने में अपनी ही नन्ही नन्ही मुट्ठी मारते हुए क्यूट लाउड वॉइस में कहा, डैडी, योर बेबी गर्ल इज हियर, व्हाट आर यू डूइंग देयर? आखिरी लाइन बोलते बोलते वर्तिका की आवाज खुद में ही ओलझ कर रह गई थी, मगर कार्तिक, रेयांश और आदित्य को उसकी अनक्लियर आवाज भी समझ आ गई थी। आदित्य ने जल्दी से कार्तिक से दूर होकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वर्तिका की ओर देखते हुए उसकी पलकें मासूमियत के साथ तेजी से झपक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य ने कोई अजूबा देख लिया हो। आदित्य ने अम्यूजमेंट के साथ हंसते हुए कहा, ओ बेबी, रे ब्रो, बेबी बाहर आ गई। देखिए बेबी कितनी क्यूट है। हमारी बेबी तो आदि से ज्यादा क्यूट है। ये इतनी क्यूट कैसे है? आदित्य की बात सुनकर रेयांश ने वर्तिका की ओर अपना कदम बढ़ाते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, वो सिर्फ तुमसे ज्यादा क्यूट ही नहीं है, वो तुमसे ज्यादा समझदार भी है। रेयांश की बात सुनकर आदित्य का मुंह सिकुड़कर छोटा सा हो गया, मगर आदित्य जल्दी ही रेयांश के बातों को इग्नोर करके वर्तिका की ओर बढ़ गया। वर्तिका के करीब आकर रेयांश ने उसका गाल छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। कार्तिक काउच पर बैठा बिना इमोशन के उन तीनों भाई बहन को देख रहा था। उसका कोई इरादा नहीं लग रहा था उन तीनों भाई बहन के बीच में आने का, मगर कब तक? रेयांश ने जैसे ही वर्तिका को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही वर्तिका ने क्यूटली पाउट बनाकर रेयांश का हाथ खुद से दूर झटक दिया। रेयांश ने दोबारा अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मैं बस तुम्हें एक बार टच करना चाहता हूं, बस एक बार, मैं तुम्हें हट नहीं करूंगा। वर्तिका ने दोबारा रेयांश का हाथ झटक कर कहा, नहीं नहीं नहीं। वर्तिका की बात सुनकर रेयांश की आईब्राउज आपस में जुड़ गई। अचानक रेयांश खुद को हेल्पलेस महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे कि उसकी छोटी सी बहन उसे खुद को टच करने दे। रेयांश गहन चिंतन में डूबा हुआ था। ठीक उसी वक्त आदित्य उसके पास आया। उसने अपने पॉकेट से एक चॉकलेट निकाला। चॉकलेट का रैपर हटाने के बाद आदित्य ने क्यूटली मुस्कुराकर वर्तिका से पूछा, बेबी क्या आपको चॉकलेट चाहिए? टेस्टी चॉकलेट। वैसे तो आदि अपनी चॉकलेट किसी को भी नहीं देता है, मगर आपको आदि अपनी चॉकलेट देगा। चॉकलेट देखते ही वर्तिका की गोल गोल आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे धीरे क्यूटली मुस्कुराते हुए आदित्य की ओर अपनी नन्ही नन्ही हाथें बढ़ाई। वर्तिका का लालच देखकर रेयांश की आंखें सिकुड़ गई। रेयांश जितना हैरान वर्तिका का लालच देखकर था, उतना ही हैरान वो आदित्य की हरकत पर भी था। आज लाइफ में पहली बार रेयांश ने अपने पेटू भाई को किसी दूसरे के साथ खाना शेयर करते हुए देखा था। चॉकलेट के लोभ में वर्तिका धीरे धीरे आदित्य की गोद में चली गई और आदित्य के हाथ से चॉकलेट लेकर क्यूटली लिक करने लगी। वर्तिका को गोद में लेने के बाद आदित्य को ऐसा महसूस होने लगा था जैसे वो आसमान में उड़ रहा हो। आदित्य ने इतरा कर रेयांश को चिढ़ाते हुए कहा, रे ब्रो, आपके अंदर ना EQ की कमी, बेबी आपा के गोद में कभी नहीं जाएगी। आदित्य की बात सुनने के बाद
रेयांश ने जाकर काउच पर कार्तिक के बगल में बैठते हुए ठंडे स्वर में कहा, मुझे उसे गोद में लेने का कोई शौक भी नहीं है। हाँ, जब कोई भाव ना दे तो लोग ऐसे ही कहते हैं। आदित्य ने वर्तिका के फोरहेड पर किस कहा, डैडी बेबी कितनी फ्लफी और सॉफ्ट है। आदि बेबी जैसा सॉफ्ट क्यों नहीं है। आदित्य की बात सुनकर रेयांश ने धीरे से तिरस्कार भरे लहजे में कहा, मोटी चमड़ी सॉफ्ट कैसे हो सकती है। रेयांश कब से शांत बैठे कार्तिक की वार्निंग भरी आवाज सुनकर रेयांश चुप हो गया। उसने तिरछी नजरों से आदित्य की ओर देखा, जो पूरे रूम में घूम घूम कर वर्तिका के साथ खेल रहा था। रेयांश के लिए अब वहां रहे पाना मुश्किल हो गया था। उसकी बहन उसे चिढ़ रही थी और उसका भाई कलाई लड़की के लिए उसे पूरी तरह भूल गया था। रेयांश ने ठंडे लहजे में कार्तिक से पूछा, मम्मी कहाँ है। वो अंदर सो रही है। कार्तिक का जवाब सुनकर रेयांश ने कहा, ठीक है, मैं उन्हें देखने जा रहा हूं। रेयांश जब वहां से उठकर जाने लगा तब कार्तिक ने उससे अचानक कहा, रुको। रेयांश रुक गया। उसने पलटकर कार्तिक की ओर देखा तो कार्तिक ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, इधर आओ। रेयांश कार्तिक से बगैर कोई सवाल किए उसके पास आ गया। कार्तिक ने रेयांश की चीन पकड़कर उसके गर्दन पर बने कट मार्क को छूते हुए डार्क वॉयस में पूछा, ये कट तुम्हें कैसे लगा। क्या यह उस लड़की ने किया है। हम उसी ने किया है। रेयांश का जवाब सुनकर कार्तिक की नीली आंखें काली अंधेरी रात से ज्यादा काली और भयानक हो गई। रेयांश के नेक कट पर बैंडेज ऑलरेडी लगा दी गई थी। कार्तिक ने रेयांश को अपने लैप पर बिठाते हुए ठंडे लहजे में पूछा, क्या उसने तुम्हें कहीं और भी चोट पहुंचाया है। नहीं। क्या उसने आदित्य को भी ऐसी कोई चोट पहुंचाई है। कार्तिक के सवाल का जवाब देते हुए रेयांश ने कोल्ड वॉयस में कहा, नहीं, मगर वो आदि को चोट पहुंचाना जरूर चाहती थी। वो हमें एसिड पिलाने की बातें भी बोल रही थी। रेयांश की बातें सुनकर कार्तिक की आंखों से डेडली इंटेंट उभर आए। रेयांश का पीठ सहलाते हुए कार्तिक ने पूछा, कहाँ है अभी वो लड़की। नीचे गार्डन एरिया में शायद। रेयांश का जवाब सुनकर कार्तिक ने अपना फोन निकालकर विमल को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही कार्तिक ने ठंडे लहजे में कहा, जाओ जाकर हेडीज को वापस ले आओ, उसके लिए ताजा खाना आया है। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यू।